नमस्कार दोस्तों, डीडोडा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने अध्याय चल रहा है 23वां, ठीक है, जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र। इसका देखो पहले एक वीडियो मैंने डाला है और ये दूसरा है पार्ट 2, और ये अध्याय इस पार्ट में ये खत्म हो जाएगा। मतलब 23वां अध्याय है, उसके 2 वीडियो है, तो आप लोग उन दोनों वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, सबसे पहला वीडियो था इससे पहले वाला वीडियो, उसमें हमने पहले तो पढ़ा श्वसन के बारे में कि श्वसन होते क्या होता है। श्वसन है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, ये हमने पढ़ा था। आज उसके पश्चात श्वसन का चित्र नामक चित्र हमने पढ़ा था। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, तो आज का अपना टॉपिक है वो है श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी आयतन। ठीक है, आज का अपना टॉपिक क्या है? श्वसन संबंधी आयतन। मतलब मनुष्य के शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, उससे संबंधित आयतन कौन कौन से होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये 2 टॉपिक है इस वीडियो में, आप देखना। दोनों टॉपिक है, एक तो है श्वसन संबंधी आयतन और एक होता है श्वसन संबंधी क्षमताएं। इसमें से एक परिभाषा हमेशा पूछी जाती है। जितने भी बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर इन दोनों में से एक परिभाषा 100% पूछी जाती है, जिसमें पहला जो है श्वसन संबंधी आयतन और दूसरा है श्वसन संबंधी क्षमता। ठीक है, तो हम पहला पढ़ेंगे कि श्वसन संबंधी आयतन। तो इसके अंदर देखो, श्वसन संबंधी आयतन निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जवायु आयतन। ठीक है, सबसे पहला आयतन कौन सा है? जवायु आयतन, जिसको हम किससे लिखते हैं? टी और बी से। उसके पश्चात दूसरा है निःश्वसन आयतन। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है निःश्वसन आयतन, जिसको हम किससे लिखते हैं? IRB। ये इनका संकेतांक है जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये संकेतांक भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। निःश्वसन आरक्षित आयतन, सॉरी, आरक्षित आयतन। ठीक है, ये आरक्षित था, निःश्वसन आरक्षित आयतन, इसको हम लिखते हैं IRB। ठीक है, उसके पश्चात तीसरा है उत्श्वसन आयतन। ठीक है, तीसरा कौन सा है? उत्श्वसन आयतन या आरक्षित आयतन के भी। ठीक है, उत्श्वसन आरक्षित आयतन, इसको हम किससे लिखते हैं? ERB से। उसके पश्चात है अवशिष्ट आयतन, 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर हो गया। 4 नंबर कौन सा है? अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन। ठीक है, इसको हम किससे लिखते हैं? RB से। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। श्वसन संबंधी आयतन 4 परिभाषाएं, और उसके पश्चात टॉपिक आएगा श्वसन संबंधी क्षमताएं, उसके अंदर 5 परिभाषाएं। ये 9 परिभाषाएं, इन 9 परिभाषाओं में से 1% है, वार्षिक परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, हमेशा हर साल पूछा जाता है। तो देखो, श्वसन संबंधी आयतन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जवायु आयतन, जिसको हम TB से लिखते हैं। दूसरा है निःश्वसन आरक्षित आयतन, जिसको IRB से लिखते हैं। तीसरा है उत्श्वसन आरक्षित आयतन, जिसको ERB से लिखते हैं। और चौथा है अवशिष्ट आयतन, जिसको किससे लिखते हैं? RB से लिखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं आज जवायु आयतन। बिल्कुल सरल परिभाषा है, सीधी याद रह जाएगी। सबसे पहली कौन सी है? जवायु आयतन, जिसको किससे लिखते हैं? TB से। जवायु आयतन किसे बोलेंगे? जैसे हम सामान्य अवस्था में अभी खड़े, तो सामान्य अवस्था में हम श्वास को अंदर ले रहे हैं
और श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं सामान्य अवस्था में। एक तो हम जैसे दम ये हम कहें कि जोड़ लगा के, जैसे जोड़ लगा के सांस अंदर लेते हैं और जोड़ लगा के श्वास को बाहर छोड़ते हैं, परंतु एक नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में हम खड़े और श्वास को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आयतन को तो हम क्या बोलते हैं? जवारी आयतन। जवारी आयतन परिभाषा नोट करना कि सामान्य श्वसन के समय एक निःश्वसन में फेफड़ों में भरी गई वायु तथा वायु का आयतन तथा उत्सवसन में बाहर छोड़ी गई वायु का आयतन क्या कहलाता है? जवारी आयतन। परिभाषा नोट कर लेना कि सामान्य अवस्था में एक निःश्वसन द्वारा फेफड़ों के अंदर भरी गई वायु का आयतन तथा उत्सवसन के द्वारा फेफड़ों से बाहर छोड़ी गई वायु का आयतन जवारी आयतन कहलाता है। मतलब आप सामान्य अवस्था में खड़े हो और सामान्य अवस्था में श्वास अंदर ले रहे हो और श्वास को बाहर छोड़ रहे हो, तो उसका आयतन क्या कहलाता है? जवारी आयतन। समझ में आ गया होगा। दूसरा है निःश्वसन आरक्षित आयतन, जिसको हम किससे लिखते हैं? IRV से। ठीक है, देखो निःश्वसन और उत्सवसन, ये श्वसन के क्या है? चरण 2 क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी कि श्वसन की क्रियाविधि, उस श्वसन की क्रियाविधि में निःश्वसन और उत्सवसन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, निःश्वसन क्या होता है कि श्वास को अंदर ग्रहण करना और उत्सवसन क्या होता है? श्वास को बाहर छोड़ना। ठीक है, निःश्वसन श्वास को अंदर ग्रहण करना, उत्सवसन बाहर छोड़ना। तो निःश्वसन आरक्षित आयतन, बलपूर्वक श्वास को अंदर ग्रहण करना या बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर निःश्वसन की क्रिया करना क्या कहलाता है? निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। बलपूर्वक एक बार में श्वास को अंदर ग्रहण करना या फेफड़ों के अंदर वायु को बढ़ना क्या कहलाता है? निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। दूसरा है उत्सवसन आरक्षित आयतन, इसका उल्टा हो जाएगा कि बलपूर्वक फेफड़ों से वायु को उत्सवसन करना या बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? उत्सवसन आरक्षित आयतन कहलाता है। समझ में आ गया? बलपूर्वक ग्रहण करना और बलपूर्वक बाहर छोड़ना। और तीसरा है अवशिष्ट आयतन, बलपूर्वक ही श्वास को बाहर छोड़ने के पश्चात फेफड़े होते हैं, उस फेफड़े में जो वायु बच जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट आयतन। जो बची हुई शेष बची हुई वायु होती है उसका आयतन क्या कहलाता है? अवशिष्ट आयतन। तो ये 4 परिभाषाएं समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सरल है। सीधी भाषा में यदि बोले, जवारी आयतन सामान्य अवस्था में श्वास को छोड़ना और ग्रहण करना, उसका आयतन जवारी आयतन कहलाता है। दूसरा निःश्वसन, बलपूर्वक श्वास को अंदर ग्रहण करना, उसका आयतन निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। उत्सवसन आरक्षित आयतन, बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना, उसका आयतन उत्सवसन आरक्षित आयतन कहलाता है। और अवशिष्ट आयतन, बाहर छोड़ने के पश्चात फेफड़ों के अंदर जो वायु शेष बच जाती है उसका आयतन क्या कहलाता है? अवशिष्ट आयतन कहलाता है। तो ये परिभाषाएं चारों आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये परिभाषाएं। अगला नया टॉपिक, देखो अगला टॉपिक आपने श्वसन संबंधी क्षमताएं, श्वसन संबंधी क्षमता। आयतन हो गया, 4 परिभाषाएं थी। अब है श्वसन संबंधी क्षमताएं। तो पहली क्षमता कौन कौन सी है? निःश्वसन क्षमता, निःश्वसन क्षमता। ठीक है, निःश्वसन क्या होता है पता है आप लोगों को? उत्सवसन और निःश्वसन मैंने बता दिया है। निःश्वसन किसे बोलते हैं? कि श्वास को अंदर ग्रहण करना। तो निःश्वसन क्षमता क्या होगी? कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक श्वास में ग्रहण की जाती है। एक श्वास में जितनी वायु आप ग्रहण कर सकते हो उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? निःश्वसन क्षमता। ठीक है, एक बार में आप जितनी वायु को शरीर के अंदर ग्रहण कर सकते हो उसकी क्षमता क्या कहलाती है? निःश्वसन क्षमता। दूसरा कौन सा हो जाएगा? उच्च श्वसन क्षमता। एक बार में जितनी वायु को आप बाहर छोड़ते हो तो वो उसकी क्षमता क्या कहलाती है? उत्सवसन क्षमता। ये आपस में क्या हो जाएगा? उल्टा। तीसरा है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील
क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। देखो इनका ये चीज मैंने लिखा नहीं है। निःश्वसन ये होता है IC और उत्सर्जन क्षमता ये होता है EC। और तीसरा है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता जिसको हम बोलते हैं ERC। ठीक है। तो क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता से बोलेंगे कि वायु को बाहर छोड़ने के पश्चात जो शेष फेफड़ों के अंदर बची हुई है वायु, उसकी क्षमता क्या कहलाती है? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। उसके पश्चात चौथा है जैव क्षमता। जैव क्षमता जिसको किससे लिखते हैं? VC, V और C। अब देखो जैव क्षमता क्या होती है कि फेफड़ों में अधिकतम भरी गई तथा अधिकतम निकाली गई क्षमता क्या कहलाती है? जैव क्षमता। ठीक है। जैव क्षमता को किससे लिखते हैं? VC से। फेफड़ों के अंदर अधिकतम भरी गई और अधिकतम निकाली गई क्षमता क्या कहलाती है? जैव क्षमता। और उसके पश्चात 4 नंबर हो गया। 5 नंबर कौन सा है? फेफड़ों की कुल क्षमता। फेफड़ों की कुल क्षमता मतलब एक बार में आप कितनी वायु को ग्रहण कर सकते हो, फेफड़ों के अंदर भर सकते हो, वो क्षमता क्या कहलाती है? फेफड़ों की कुल क्षमता जिसको ILC, ठीक है, से हम लिखते हैं। अब देखो दोबारा समझना एक बार, ये 5 परिभाषाएं, 4 परिभाषाएं मैंने पहले बताई है और 5 परिभाषाएं ये। इसमें से एक प्रश्न आएगा वार्षिक परीक्षा में। श्वसन संबंधी क्षमताएं, पहली है निःश्वसन क्षमता जिसको किससे लिखते हैं? IC से लिखते हैं। निःश्वसन क्षमता किसे कहते हैं? एक बार में शरीर के अंदर वायु को या एक श्वास में जितनी वायु को आप ग्रहण कर सकते हो उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? निःश्वसन क्षमता। ये अलग अलग प्रकार से, जैसे कई व्यक्ति एक बार में ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं श्वास को, कई ये वो कम करते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार से होती है। तो पहली होगी निःश्वसन क्षमता किसे बोलेंगे? कि एक समय में एक साथ एक बार में जितनी श्वास को आप ग्रहण कर सकते हो तो वो हो गई निःश्वसन क्षमता। दूसरी है उत्सर्जन, एक बार में बाहर छोड़ना श्वास को, कितने श्वास को आप एक बार में, जैसे अंदर ग्रहण कर लिया बाहर छोड़ दिया, ठीक है, तो एक बार में जितनी आप बाहर छोड़ सकते हो तो वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता किसे बोलेंगे? कि श्वास को बाहर छोड़ने के पश्चात फेफड़ों में जो शेष वायु बचती है उसकी क्षमता क्या कहलाती है? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। ठीक है, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। और चौथा है जैव क्षमता, एक बार में फेफड़ों के अंदर कितनी वायु ग्रहण करते हो और एक बार में कितनी छोड़ते हो, वो दोनों क्या कहलाती है? जैव क्षमता कहलाती है। ठीक है। और फेफड़ों की कुल क्षमता किसको बोलेंगे? फेफड़ों की कुल क्षमता, जैसे एक बार में कितने फेफड़े वो कितनी वायु को ग्रहण कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं, अंदर ग्रहण कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? फेफड़ों की कुल क्षमता। तो ये पांचों आप लोगों के समझ में आ गया होगा क्या होता है? निःश्वसन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता, क्रियाशील, ये आप परिभाषाएं नोट कर लेना इंग्लिश में, ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला टॉपिक अपने अगला टॉपिक है, देखो कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन, देखो कृत्रिम श्वसन, श्वसन हमने पढ़ लिया कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम दो नाम सुने होंगे। प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा अपने आप संपन्न होता है, ठीक है, वो प्राकृतिक कहलाता है। और कृत्रिम जिसे मानव संपन्न करवाता है वो क्या कहलाता है? कृत्रिम कहलाता है। तो कृत्रिम श्वसन किसे कहेंगे? वह श्वसन की क्रिया जो मानव के द्वारा संपन्न करवाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम श्वसन। परिभाषा लिखना है कि वह श्वसन की क्रिया जिसे कौन संपन्न करवाता है? मनुष्य संपन्न करवाता है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम श्वसन बोलेंगे। समझ में आ गया होगा? कृत्रिम श्वसन किसे बोलेंगे? वह श्वसन जिससे कौन संपन्न करवाता है? मनुष्य संपन्न करवाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम श्वसन बोलेंगे। अब कृत्रिम श्वसन की कब आवश्यकता पड़ती है? जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, किसी भी कारण से, चाहे वो डूबने के कारण हो या किसी भी अन्य कारण से हो, दुर्घटना हो जाती है और व्यक्ति को श्वास नहीं आती है। कई बार हम ये सुनते हैं या हम बोलते हैं कि श्वास जब बंद हो जाती है तो व्यक्ति मर जाता है। नहीं मरता है। जब तक हृदय की धड़कन चालू रहती है तब तक व्यक्ति है वो जीवित रहता है। तो किसी भी दुर्घटना के अंदर यदि व्यक्ति की श्वास रुक जाती है परंतु हृदय की धड़कन चालू रहती है तो उस स्थिति में
कौन सा श्वसन किया जाता है? कृत्रिम श्वसन किया जाता है। और उस स्थिति में यदि कृत्रिम श्वसन किया जाता है तो उस व्यक्ति की जान है वो बचाई जा सकती है या उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो कृत्रिम श्वसन समझ में आ गया? किसे बोलते हैं? कि मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से श्वसन देना कृत्रिम श्वसन कहलाता है, या वह श्वसन की क्रिया जो मनुष्य संपन्न करता है। कब करता है? जब कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसमें श्वास लेने में कठिनाई होती है या बंद हो जाता है, परंतु हृदय की धड़कन चालू रहती है, तो उस समय क्या दिया जाता है? कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। इसके अंदर है कृत्रिम श्वसन की क्रियाविधि कि कैसे दिया जाता है, कृत्रिम श्वसन कैसे दिया जाता है। तो जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति पानी के अंदर डूब जाता है, उसको बाहर निकालते हैं, बचाते हैं, उसके पश्चात उसको सांस नहीं आ रहा है परंतु हृदय की धड़कन चालू है, तो उससे किस प्रकार से श्वसन दिया जाता है कि उसको सबसे पहले क्या किया जाता है कि सीधा लेटाया जाता है। सीधा लेटाने के पश्चात अपना एक हाथ है, ठीक है, वो उसकी गर्दन के नीचे रखते हैं, पूरा शरीर सीधा है परंतु गर्दन को थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार श्वसन की क्रियाविधि किस प्रकार है ये देख लेना, क्योंकि ये अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर भी काम में आने वाली चीज है। किताब के अंदर तो काम आती है, परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा ही जाता है, परंतु ये है दैनिक जीवन है अपना, उसके अंदर भी किसी को भी कहीं भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो कृत्रिम श्वसन किस प्रकार से दिया जाता है ये समझना कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि व्यक्ति को सीधा, जो दुर्घटनाग्रस्त है उसको सीधा लेटा दिया जाता है। लिटाने के पश्चात उसका सर है, ठीक है, यहाँ पे एक हाथ अपना रख के उसके गर्दन को ऊपर किया जाता है। गर्दन को ऊपर करने के पश्चात अपना दूसरा हाथ है, उससे क्या किया जाता है, उसके नाक है उसको बंद कर दिया जाता है। दूसरे हाथ से क्या करते हैं, उसके नाक को बंद कर देते हैं और अपने मुख से उस व्यक्ति के मुख में श्वास दी जाती है और उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम श्वसन। यह है कृत्रिम श्वसन की क्रियाविधि। कैसे? व्यक्ति को सबसे पहले सीधा लेटाना, उसके पश्चात उसके सर है उसके नीचे हाथ रख के गर्दन को ऊपर करना, दूसरे हाथ से उसकी नाक को बंद करना और उसके मुख से अपने मुख में से श्वास देना, क्या कहलाता है, कृत्रिम श्वसन कहलाता है। आ गया होगा समझ में। अब लास्ट टॉपिक अपना इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है कि श्वसन संबंधी रोग। श्वसन संबंधी, ठीक है, मतलब श्वसन से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, तो श्वसन संबंधी रोग, श्वसन के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला रोग है अस्थमा या दमा। सबसे पहला रोग कौन सा है, अस्थमा या दमा रोग, ठीक है। अस्थमा या दमा रोग होता क्या है, नाम सुना है सभी ने, अस्थमा का मरीज होता है या दमा का मरीज है। मुख्य रूप से ये किसके कारण होता है, यदि हम ये कहें कि एलर्जी है, जिसको एलर्जी अधिक होती है तो वो अस्थमा का मरीज कहलाता है। जैसे धूल के कण, अत्यधिक धुआं है, ठीक है, और कोई भी मान लो कि धूल उड़ रही है, धुआं है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, अत्यधिक ठंड है, धूम्रपान है, इन सब के कारण क्या होता है, अस्थमा या दमा होता है। इस रोग में क्या होता है, रोगी को श्वास लेने में कठिनाई होती है, मतलब जैसे हम अभी पूर्ण रूप से श्वास ले रहे हैं, परंतु इस रोग से ग्रसित रोग है वो पूर्ण रूप से श्वास नहीं ले पाता है, उसको श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और श्वास लेता है तो उससे सीटी, ठीक है, जैसे सीटी बजाते ना उस प्रकार, जैसे हम श्वास ले रहे हैं तो पास वाले को पता नहीं है कि हम श्वास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, परंतु ये रोगी क्या होता है कि जब श्वास लेता है तो श्वास के साथ में कैसी आवाज आती है, सीटी के समान आवाज आती है, ठीक है। उसके पश्चात दूसरा रोग है, दूसरा रोग कौन सा है, श्वसनी शोथ, ठीक है, दूसरा रोग कौन सा है, श्वसनी शोथ। ये रोग किसके कारण होता है, मतलब जो श्वसनी है, जो हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र पढ़ा था, श्वास नली श्वसनी हमने पढ़ा था, तो श्वसनी की आंतरिक संरचना है उसके अंदर सूजन आ जाती है। श्वसन की आंतरिक संरचना के अंदर सूजन आने के कारण व्यक्ति को क्या आता है, खांसी, ठीक है, या पीला खंप आता है, तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं, श्वसनी शोथ, ठीक है। श्वसनी है उसकी आंतरिक संरचना में सूजन आ जाती है, जिसके कारण ये रोग होता है और इस रोग के कारण खांसी आना प्रारंभ हो जाती है और खंप
हरा पीला है वो खंपाना प्रारंभ हो जाता। उसके पश्चात तीसरा है वात स्फीति, ठीक है, स्फीति। तीसरा रोग कौन सा है? वात स्फीति रोग। ये रोग किसके कारण होता है? अत्यधिक धूम्रपान, जैसे बीड़ी, सिगरेट या कोई भी तंबाकू से निर्मित यदि उनका सेवन करता है व्यक्ति, अत्यधिक धूम्रपान के कारण क्या होता है कि ये रोग होता है। इस रोग के कारण फेफड़े लगातार ग्रसित होते रहते हैं। सबसे ज्यादा हानिकारक ये रोग होता है। कुपिकाएं होती है जो फेफड़ों के अंदर संरचनाएं पाई जाती है, वो क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो इस रोग को हम क्या बोलते हैं? वात स्फीति रोग। उसके पश्चात है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, ठीक है। उसके पश्चात कौन सा है? न्यूमोनिया। इंपोर्टेंट पर्सन, यह रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण यह रोग होता है, ठीक है। इस रोग के कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है, ठीक है। देखो न्यूमोनिया रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है कि न्यूमोनिया रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण कौन सा रोग होता है? तो न्यूमोनिया। इसके में होता क्या है कि फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, जिसके कारण श्वास लेने में तकलीफ होती है। और ये रोग अधिकांश तक किसके अंदर होता है? जो वृद्ध व्यक्ति है उसके अंदर, या छोटे बच्चे हैं उसके अंदर ये रोग होता है। उसके पश्चात है पांचवा, फेफड़ों का कैंसर, ठीक है। पांचवा कौन सा है? फेफड़ों का कैंसर। अब फेफड़ों का कैंसर कैसे होता है? अत्यधिक धूम्रपान के कारण धीरे धीरे फेफड़े हैं वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। उनके अंदर धूम्रपान है, धुआं है, उसका जमाव होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है? कैंसर या ट्यूमर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेफड़ों का कैंसर बोलते हैं। और अंतिम छठवां है, उसको हम सिलिकोसिस, सिलिकोसिस, ठीक है। अंतिम रोग कौन सा है? सिलिकोसिस। ये रोग क्या होता है कि जैसे अनेक कारखाने होते हैं जहां पे वायु प्रदूषण ज्यादा है, तो वहां पे जो मजदूर काम करते हैं उनको ये रोग होने का अधिक संभावना रहती है। इसमें भी क्या होता है? श्वास लेने में तकलीफ होती है। तो ये अपना टॉपिक था आज का। इस टॉपिक में अपने कंप्लीट 23वां पार्ट है वो पूरा हो गया है, ठीक है। मानव का श्वसन तंत्र जो अपना पार्ट चल रहा था, ये पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अगला वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं अगला और नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पर वीडियोज को देखें और इनका लाभ उठाएं, क्योंकि स्कूलें हैं वो इतना जल्दी खुलने वाली नहीं है, आप लोगों को पता ही है। जैसे कई बोल रहे हैं जुलाई से, लेकिन मुश्किल है। तो आप लोग ये वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के पश्चात उनको कंप्लीट तैयार करें। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे पूछें, कमेंट करें या हमें मैसेज करें और हमें पूछें कि ये हमें समझ में नहीं आया, तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा या दोबारा वो आप लोगों को समझा दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।